सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य खंड का पाठ 15 मेघ आए कविता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम इसके जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। चलिए हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जिला कौन सा था? बस्ती, है ना। और सन कब था? 1927 में उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी, उच्च शिक्षा जो है वो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने की थी। पहले तो उनकी आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, है ना। आरंभ में तो उन्हें बहुत घोर कष्ट उठाने पड़े अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। बाद में दिनमान नामक जो एक पत्रिका थी, उनके वो उप संपादक रहे एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। ठीक है। और बाद में वो एक पत्रिका थी पराग, उसके संपादक भी बने। और सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। 1983 में उनका स्वर्गवास हो गया था। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। ये जितने भी हमने अभी पढ़े, ये सब क्या थे? इनके कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। ये जो कवि थे, कौन? कवि का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये कैसे कवि थे? ये नई कविता के प्रमुख कवि थे। तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे, नाटक, कहानी और निबंध, है ना, ये तो लिखे ही थे। इसके साथ साथ उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा था, है ना। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और परखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे थे। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। मतलब जो ये दिनमान पत्रिका थी, है ना, इसमें उनको इसके संपादक बने थे, है ना। इसमें इनको क्या है? उप संपादक थे इस पुस्तक के। तो ये इनको क्या हुआ? काफ़ी पुरस्कार भी मिले थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्य वर्गीय जीवन बोध भी व्याप्त हुआ है। हाँ, इनके काव्य के अंदर जो गांव के लोग हैं, उनकी क्या संवेदना है वो उनके काव्य में मिलता है। साथ में शहर के जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, वो सब उनके काव्य में बताया गया है। यह बोध उनके कथ्य में भी नहीं यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है ना। सर्वेश्वर की भाषा सहज और लोक की महक के लिए हुए हैं। तो जो सर्वेश्वर जी दयाल हैं, उनकी भाषा बहुत ही सरल है ना। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा प्रयोग करके अपने को लोकप्रियता दिलवाई। अब इस कविता में क्या लिखा गया है उसका सारांश यहाँ पर है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सचकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। यहाँ पर कवि ने जैसे एक दामाद आता है ना। जब दामाद आता है तो कितनी अच्छी तैयारी की जाती है ना। बहुत तरह तरह के पकवान बने जाते हैं, घर को सजाया जाता है, उल्लास रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने मेघ जब आते हैं, बादल
बारिश होने से पहले मेघ जब आते हैं उनकी तुलना उन्होंने दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो जिस प्रकार जब दामाद आता है गांव में तो किस प्रकार से साज सज्जा की जाती है, तैयारी की जाती है, वैसे ही जो जब क्या कहते हैं बारिश आती है उसके पहले जब मेघ आते हैं तो किस प्रकार से सारा वातावरण उल्लासित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए कविता देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, है ना। यहाँ पर कवि जो है उन्होंने क्या बताया है कि जो मेघ है, मेघ मतलब क्या होता है, बादल। बयार, यहाँ पर बयार लिखा ना, बयार मतलब क्या होता है, ये बयार मतलब हवा। पाहुन मतलब होता है, पाहुन मतलब पावना या अतिथि या दामाद, है ना। और बाकी सब इसमें सरल है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादल बड़े शान शौकत से सज धज कर आ गए हैं, बादल सज कर आ गए हैं। बादलों के आने की सूचना नाचती गाती हवा ने आगे आगे बढ़कर दी है ना, बढ़कर दी। तो लोग इन्हें देखने के लिए गली गली में दरवाजे खोलकर बाहर निकलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शहर में निवास करने वाले शहर में रहने वाले दामाद गांव में आ गए हैं। पेड़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकती घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता लोट हो विकार, किवार की ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, है ना। फिर यहाँ पर पेड़ जो है वो झुक झुक कर गर्दन उचका कर झांकने लगे हैं। आंधी चलने लगी तो धूल ऐसे भागी जा रही है जैसे खिड़कियां जो है घाघरा उठाए भाग रही हैं। नदियां भी मानो थोड़ी देर ठिठक कर रुक गई हों, मानो वो भी इस सुंदर दृश्य को देखकर आनंदित होना चाहती हैं। लोग घूंघट सरका कर मेहमान को देखने लगे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है जो पाहुन के पक्ष में अर्थ यह है कि पाहुन का अर्थ यहाँ पर क्या है, पाहुन बादलों की भांति आए और उनके आने की खबर हवा की तरह उसके आगे आगे चल पड़ी। लोग पाहुन मतलब जो दामाद हैं उसको देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल कर देखने लगे हैं कि शहर के दामाद जो है गांव में आ गए हैं। पुरुष जो है गर्दन उचका कर पेड़ों के समान झुक कर झांकने लगे हैं। उनके आने की खबर आंधी के समान फैलने लगी है। लड़कियां मेहमान को देखने के लिए घाघरा उठा कर भागने लगी। गांव की औरतें भी घूंघट सरका कर उत्साहपूर्वक मेहमान को देखने लगी है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई
दामिनी दमकी, क्षमा करो गाँव खुल गई, गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर डर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघों के आने पर, है ना, मेघों के आने पर मेघ का स्वागत पुराने पीपल के पेड़ ने ऐसे किया जैसे घर आए मेहमान का स्वागत जो है वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़कर करता है ना। पेड़ की जो लताएं हैं, टहनियां हैं, ने मेघ से 1 साल बाद आने की शिकायत की। हवा का प्रत्येक झोंका पानी का बौछार ले आया, मानो मेहमान के पांव दुल्हाने परात भर पानी ताल तलैया के रूप में लाया हो। क्षितिज रूपी, है ना, क्षितिज रूपी ये अटारी, क्षितिज रूपी अटारी पर बादल घने हो गए हैं, बिजली कड़कड़ाने लगी और वर्षा भी होने लगी। उधर छत पर बने जो कमरे में जब अतिथि या दामाद पहुंचा तो पहले उसकी जो प्रतीक्षा जो रत पत्नी ने क्रोध किया और फिर कहा कि हमारा भ्रम दूर हुआ कि आप हमें भूल गए थे, इसलिए क्षमा कीजिए। ये कहते हुए उनके आंसू झलकने लगे। इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना जी ने मेघ आए कविता में प्रत्यक्ष रूप से वर्षा के जो सूचक बादल हैं उनके आने पर खुशी का वर्णन किया है। ठीक है, इसे वापस से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।